दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं मौर्योत्तर काल के सवाल को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों सुंग वंश के बारे में, कण वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में और चेदी वंश के बारे में। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पढ़कर आपको खूब मजा आएगा। और याद रखेगा आज हमारा 21वां दिन है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 20 दिनों से लगातार हम लोग प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे थे और आज देखिए हम लोगों ने 600 सवाल कवर कर लिया। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कवर करने चल रहे हैं कौन सा, 601 से लेकर के 630 तक के सवालों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने अच्छे अच्छे सवालों पर हो पाई है, ये देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल की तरह दोस्तों अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनके बारे में आप इंक्वायरी इस नंबर से कर सकते हैं। तो स्टडी 91 की किताबें भी आने लगी हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही बेहतर माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर भी दोस्तों आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। ये कंटेंट पढ़कर आपको अच्छा लग रहा तो सोचो हमारी पेड कोर्सेज में कितने अच्छे कंटेंट होंगे। बाकी किताबें भी आ गई हैं, तो घर बैठकर आप किताबों के माध्यम से और बेहतर स्टडी कर पाएंगे और ये आपके लिए एक शानदार सफलता का माध्यम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आज की क्लास में दिए जा रहे हैं और उसका जवाब आप क्या देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आज हमारा 21वां दिन है। जिन बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया और पीछे के वीडियोस को जाकर देख लें, आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई, जिस प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे सीक्वेंस से आपको वीडियो मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर 630 तक की बातें हम करने चल रहे हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों, मगध में सुंग वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, देखिए अगर हम मगध में सुंग वंश की बात करें तो इसके ठीक पहले दोस्तों हम किसकी बात कर रहे थे, तो मगध में इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था दोस्तों, तो अंतिम राजा का नाम क्या है, अंतिम राजा का नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था दोस्तों, बृहद्रथ। और याद रखेगा बृहद्रथ का जो सेनापति था वो कौन था दोस्तों, याद रखिएगा उनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग नाम था। और पुष्यमित्र शुंग ने याद रखिएगा बृहद्रथ की हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद यहां शुंग वंश की स्थापना होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। जी हां दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करके मगध में, जी हां दोस्तों, शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश की स्थापना किया। इसे आप याद रखेगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये गद्दी पर कब बैठते हैं, तो याद रखेगा गद्दी पर बैठते हैं दोस्तों 187 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों, 187 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 187 साल पहले पुष्यमित्र शुंग ने यह गद्दी संभाली। किसकी हत्या करके, तो मौर्य वंशीय राजा बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी संभाला था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां बनाई। जी हां दोस्तों, शुंग शासकों की राजधानी कहां पर थी, तो देखिए हत्या कर दिया था, तो इसके पहले तक जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र राजगिरी हुआ करती थी, उसके आसपास के क्षेत्र में, लेकिन अब वहां रहना सही नहीं था, तो इनकी एक नई राजधानी बन गई। नई राजधानी कहां बन गई दोस्तों, विदिशा में बन गई। ठीक है, विदिशा सर कहां पड़ता है, तो विदिशा पड़ता है, याद रखेगा मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है दोस्तों, ये विदिशा कहां है, विदिशा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और हम शुंग शासकों की बात करें तो शुंग शासकों में जो महान राजा हुए हैं, उन महान शासक में किसका किसका नाम आता है दोस्तों, एक नाम आता है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का, पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है, बहुत प्रतापी शासक थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों इनका पुत्र था अग्निमित्र। जी हां दोस्तों, अग्निमित्र का नाम आता है, ये भी बहुत मतलब ज्यादा समय तक ये आप कह सकते हैं कि प्रतापी शासकों में से एक था। और अंतिम राजा कौन था दोस्तों, देवभूति। अंतिम राजा कौन था, देवभूति। ठीक है, ये अंतिम राजा रहेगा। ठीक है, इसकी भी हत्या हो जाएगी, क्योंकि इसके खानदान के लोगों ने क्या किया था, हत्या ही करके अपनी राजपाट की नींव डाली थी, तो अंतिम में इसकी भी हत्या हो जाती है। इसलिए आपको याद करने का एक तरीका दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है यवनों का। जी हां दोस्तों, आपने पढ़ा होगा भारत में यवन आक्रमण, और यवनों ने किसके समय में आक्रमण किया था, तो शुंग वंश का शासन काल चल रहा था भारत में, उसी समय यवनों ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो लिख रहा है यवनों का भारत पर आक्रमण किस शुंग शासक के शासन काल में हुआ था दोस्तों, तो यह महान घटना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के समय की। किसके समय की है, पुष्यमित्र शुंग के समय की। और पुष्यमित्र शुंग याद रखेगा यह ब्राह्मण राजा था। ठीक है, याद रखेगा पहली बार दोस्तों कोई ब्राह्मण राजा राजपाट करता था। कई सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को क्या बताया, ब्राह्मण बताया है, याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, समझ में आ रहा है ना, एक एक सवाल आप मन से पढ़ते जाओ। ठीक है, एक सवाल और, सर ये बताइए पुष्यमित्र शुंग ने, हमने तो इधर पढ़ लिया, यहां यवनों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय यवनों का राजा कौन था, तो यवनों का राजा था मिनांडर। कौन था दोस्तों, मिनांडर। जी हां दोस्तों, मिनांडर।
सर मिनांडर का नाम तो सुना सुना है। हाँ, मिनांडर का नाम आपने सुना होगा क्योंकि आपने एक मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ के बारे में पढ़ा होगा, अभी आगे चर्चा किया जाएगा, उससे संबंधित सवाल भी आएगा। ठीक है, तो याद रखेगा मिनांडर के साथ युद्ध किसने लड़ा था, तो ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने लड़ा था, याद रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है पुष्यमित्र शुंग ने किस यवन शासक को पराजित किया था। ठीक है, तो आ गया वही सवाल आपका ना, तो याद रखेगा यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मिनांडर। किसे पराजित किया था, तो याद रखेगा मिनांडर को इसने पराजित किया था। अच्छा, मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर किसका राजा था दोस्तों, यवन देश का राजा का था। ठीक है, और यवनों की राजधानी कहां पर थी, देखिए विदेशी आक्रमणकारी थे और यवनों की राजधानी कहां पर थी, तो यवनों की राजधानी थी साकल। कहां थी दोस्तों, याद रखेगा यवनों की राजधानी कहां है, साकल राजधानी, साकल राजधानी है। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहां बनी थी दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी बनाया था किसे, याद रखेगा विदिशा को, भी पीछे पढ़ाया गया विदिशा। अच्छा, विदिशा का नाम आते याद रखेगा, विदिशा में दोस्तों गरुड़ स्तंभ है। क्या है दोस्तों, विदिशा में गरुड़ स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है और गरुड़ स्तंभ याद रखेगा भागभद्र, जी हां दोस्तों, भागभद्र जो 9वें नंबर का राजा था, 9वें शासक भागभद्र ने दोस्तों, भागभद्र के समय में दोस्तों ये गरुड़ स्तंभ लगाया गया था। उसी समय में हेलियोडोटस जो है भारत आया था। ठीक है, हेलियोडोटस, उसका भी नाम हम आगे पढ़ेंगे। हेलियोडोटस भी भारत आया था और उसने भारत आकर भागवत धर्म को अपना लिया था। किसे, भागवत धर्म को अपना लिया था, ये आगे मिलेगा। लिख रहा है यवन विजय के उपलक्ष्य में जब पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हरा करके यवन विजय कर लिया, यवनों पर विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए, तो याद रखेगा यहां पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। दोस्तों यही एकमात्र रीजन है कि कई बार इतिहास में इस बात पर चर्चा भी हुआ है कि शायद पुष्यमित्र शुंग ही राम थे, लेकिन राम से इनका कोई वास्ता नहीं है। राम की कहानी बहुत पुरानी है, क्योंकि राम जी के समय में दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, तो इसी अश्वमेध की वजह से लोग कई बार राम से इनकी तुलना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो याद रखेगा यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे, यानी एक छत्र राज्य इनका चल रहा था उस समय। लिख रहा पुष्यमित्र ने किस पुरोहित ने, जी हां दोस्तों, पुरोहित का नाम बताना, किस पुरोहित ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किया है, तो याद रखेगा पुष्यमित्र के राज दरबार में कौन रहते थे, पतंजलि रहते थे। कौन रहते दोस्तों, पतंजलि रहते थे, याद रखेगा, जिन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। जी हां दोस्तों, योग दर्शन का प्रतिपादन भी किसने किया है, पतंजलि ने किया है। याद रखेगा वो पतंजलि किसके राज दरबार में रहते थे, तो ध्यान रखेंगे उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, टीका तैयार किया है पतंजलि ने, तो याद रखेगा ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किस काल में पहले स्मृति ग्रंथ, जिसे दोस्तों पहला स्मृति ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति, मनुस्मृति की रचना दोस्तों किस काल में किया गया, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ है, तो याद रखेगा शुंग काल में किया गया मनुस्मृति की रचना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भारत की सबसे पुरानी स्मृति, ठीक है, किसे माना जाता है, मनुस्मृति को ही माना जाता है। मनुस्मृति जो ग्रंथ है दोस्तों, याद रखेगा ये इसमें किसके बारे में बताया गया, तो याद रखेगा सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। किसके बारे में, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया मनुस्मृति, और इसकी रचना कब किया गया, तो याद रखेगा शुंग काल में हुआ। ठीक है, लिख रहा है कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्र का नायक दोस्तों किस शुंग शासक को बनाया है, तो याद रखेगा पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था ना, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, नाम क्या दोस्तों, याद रखेगा उनका नाम है अग्निमित्र। ठीक है, बताया था आपको प्रतापी शासकों में से एक था अग्निमित्र की दोस्तों कहानी है। ठीक है, और ये मालविकाग्निमित्रम याद रखेगा संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है। क्या है दोस्तों, यह संस्कृत में लिखा गया, क्या है, यह संस्कृत में लिखा गया नाटक है, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, अच्छा इसमें किसके बारे में बताया गया, तो याद रखेगा अग्निमित्र थे कौन, अग्निमित्र विदिशा के राजकुमार थे या विदिशा के राजा थे। ठीक है, और याद रखेगा मालविका का जो नाम आप मालविका दोस्तों रानी थी। मालविका कहां की रानी थी, ये बताइए, तो अगर ये सवाल आए तो बताइएगा मालव देश की, कहां की दोस्तों, मालव देश की रानी थी। और ये उनके प्रेम विवाह के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है कि कैसे उनका प्रेम विवाह होता है। मालविकाग्निमित्र में याद रखेगा अग्निमित्र और मालविका की कहानी बताया गया, वही दोनों को जोड़ करके क्या बन गया, मालविकाग्निमित्रम।
जी हाँ दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये कालिदास जी की रचना है, इसे याद रखेंगे। लिख रहा है किस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। जी हाँ दोस्तों, भागवत धर्म का विकास किस काल में हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना किस काल में हुई थी, तो याद रखेगा शुंग काल में। जी हाँ दोस्तों, शुंग काल में ही दोस्तों, जब शुंग का शासन था उसी काल में भागवत धर्म का विकास होता है। और याद रखेगा इसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैंने आपको गरुड़ स्तंभ भी बताया था, गरुड़ स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ स्तंभ के बारे में बताया। और गरुड़ स्तंभ को किसने बनवाया था, तो 9वें शासक, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय में दोस्तों इसे तैयार किया गया था। उसी समय हेरोडोटस भी भारत आया था और उसने भागवत धर्म की जो है को ग्रहण किया था और उनको मानना शुरू किया था। लिख रहा है शुंग वंश का अंतिम शासक। जी हाँ दोस्तों, अंतिम शासक ये कौन था, तो पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था, याद रखेगा देवभूति था। कौन था दोस्तों, इसके अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। जी हां दोस्तों, देवभूति अंतिम शासक था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक। ठीक है, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और एक चीज मैंने और आपको बताया था कि अंतिम शासक देवभूत की हत्या हो गई थी। और किसने इसकी हत्या किया था, तो शुंग वंश के बाद दोस्तों कर्ण वंश आएगा। ठीक है, और कर्ण वंश को किसने, देखिए यहां लिखा भी रहा है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कब और किसने किया था, तो वासुदेव कण्व ने किया था। किसने किया था दोस्तों, वासुदेव कण्व ने किया था। इनका नाम ही क्या था दोस्तों, वासुदेव कण्व इनका नाम था दोस्तों। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों कण्व वंश की शुरुआत होती है। किसकी वंश शुरुआत होती है, कण्व वंश। अच्छा, इस वंश के रहने वाले लोग ना अपने आप को कण्व मुनि का दोस्तों शिष्य मानते थे, ये भी याद रखेगा। अच्छा, एक चीज और पूछा दोस्तों कि हत्या कब किया गया, तो याद रखेगा किसी किसी किताब में लिखा दोस्तों कि 75 ईस्वी में किया गया और किसी किसी किताब में लिखा दोस्तों 73। ठीक है, तो याद रखेगा 75 73 ये दो चीजें मिली, इसलिए मैं यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, ईसवी नहीं ईसा पूर्व। ठीक है, तो 75 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। ठीक है, कई कई किताबों में अंतर है, तो मैं इसीलिए दोनों लिख दे रहा हूं। ठीक है, और मैंने कई एग्जाम में भी देखा कि कई आयोग के द्वारा दोस्तों अलग अलग जानकारी दिया गया, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवालों पर लड़ाई करने से अच्छा है कि आप दोनों याद कर लो, क्योंकि परीक्षा में कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, तो 75 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व ये माना गया। वैसे मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मैं तो 75 यहां पे टिक करूंगा कि 75 ईसा पूर्व दोस्तों ये शुंग वंश की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और वासुदेव कण्व इनके संस्थापक थे। लिख रहा है कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था। देखिए अभी कहानी शुरू ही नहीं हुई कि तब तक अंतिम के बारे में पूछ दिया। अरे पूछ दिया तो बताओ, अंतिम राजा कौन था दोस्तों, सुशर्मा था। कौन था, सुशर्मा दोस्तों, याद रखेगा सुशर्मा। जी हां दोस्तों, सुशर्मा या कहीं कहीं पर दोस्तों सुशर्मन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो सुशर्मा कहिए चाहे सुशर्मन कहिए, ये अंतिम राजा है। ठीक है, एक चीज और सर बता दीजिए, इस कण्व वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो याद रखेगा इसके बारे में जानकारी मिलती है हर्षचरित से। किससे मिलती है, हर्षचरित एक रचना है, हर्षचरित एक रचना है। किसने किया है रचना, तो याद रखेगा बाणभट्ट ने किया है। किसने किया है, बाणभट्ट ने किया है रचना। उसके माध्यम से दोस्तों जानकारी मिलती है कण्व वंश के बारे में कि भारत में कण्व वंश कैसे शासन किया, कैसे देवभूत की हत्या कर दी गई वासुदेव कण्व के द्वारा, ये सारी जानकारी दोस्तों वहां पे दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये शुंग वंश में दोस्तों राजधानी कहां थी, विदिशा थी, विदिशा थी। ठीक है, इन्होंने किसको मार के आया था, तो इन्होंने दोस्तों बृहद्रथ को मार के आया था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा था। बृहद्रथों की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, तो वहां से भाग के आए थे। अब जब इनकी हत्या हो गई तो वासुदेव कण्व ने अपनी राजधानी कहां बनाया दोस्तों, तो वासुदेव कण्व ने अपनी राजधानी बना दिया वापस से पाटलिपुत्र को। जी हां दोस्तों, वापस से पाटलिपुत्र फिर से दोस्तों राजधानी बन गई, तो इसे याद रखेगा। ठीक है, देखिए शुंग वंश के समय में राजधानी विदिशा थी जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और आगे चल के वासुदेव कण्व ने राजधानी फिर से कहां ट्रांसफर कर दिया, उठा करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः घोषित कर दिया, तो इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है सुशर्मा, बताया ना, सुशर्मा कहिए चाहे सुशर्मन कहिए, अंतर नहीं है। ठीक है, सुशर्मा कहिए चाहे सुशर्मन कहिए, सुशर्मन के कोई बात नहीं है। लिख रहा है सुशर्मन की हत्या कब और किसने किया, बताया था। अच्छा देखिए यहां पर पीछे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कण्व वंश का जो अंतिम राजा था वो सुशर्मन था। ठीक है, और सुशर्मन की हत्या किसने कर दिया, तो सुशर्मन की हत्या किया सिमुक ने। किसने किया, सिमुक ने किया। ठीक है, किसने किया, सिमुक ने हत्या किया। और सिमुक ने हत्या करके कौन सा वंश की स्थापना किया, तो याद रखेगा सातवाहन वंश की। जी हां दोस्तों, सातवाहन वंश की स्थापना किया। एक सवाल और है कब किया। ठीक है, तो सिमुक ने हत्या किया, तो हत्या कब किया दोस्तों, हत्या किया था 60 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 60 ईसा पूर्व दोस्तों इसकी हत्या किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लिख रहा है कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने किस वंश की स्थापना किया, तो बताया ना कि सातवाहन वंश की स्थापना किया गया। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना किया। एक बात और याद रखेगा
ये अगर हम इनकी सातवाहन वंश की बात करते हैं तो ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो याद रखेगा निवासी थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है। कहाँ के थे दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के निवासी थे, इसीलिए इनके नाम में आंध्र सातवाहन वंश भी लिखा जाता है। तो कई लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भैया ये आंध्र सातवाहन वंश यहां से शुरू हो रहा है, याद रखेगा, ठीक है। और इस वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखेगा वायु पुराण से। कहां से मिलती है दोस्तों? वायु पुराण में वर्णित है, ठीक है। क्या वर्णित है दोस्तों? तो याद रखेगा आंध्र सातवाहन वंश की बात की गई। लिख रहा है सातवाहन वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन सा था, ठीक है। जैसे पुष्यमित्र शुंग दोस्तों शुंग वंश का महान शासक था, उसी तरह से सातवाहन वंश का महान शासक कौन है? तो याद रखेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन है दोस्तों? गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखेगा ये सबसे महान शासक है किस वंश का? तो याद रखेगा सातवाहन वंश का, जो आंध्र सातवाहन वंश था, ठीक है। इस पर एक पिक्चर भी आई है दक्षिण भारत की, बहुत शानदार सी मूवी, आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि आज इस क्लास को देखने के बाद ना क्यों ना रात में एक पिक्चर हो जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, गौतमी पुत्र सातकर्णी की मूवी है, ठीक है, उसमें बाकायदा इसके बारे में उल्लेख किया गया। अच्छा, एक चीज दोस्तों यहाँ पे और आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का समय क्या था दोस्तों शासन करने का? तो याद रखेगा 106 ईस्वी अब आ चुका है दोस्तों, यहां पर ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक दोस्तों लगभग शासन चला गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ठीक है। पुराणों में याद रखेगा, पुराणों में इसे आंध्र वंश कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इसे आंध्र सातवाहन नहीं, वहां पर इसे किस नाम से पुकारा गया है? आंध्र वंश के नाम से पुकारा गया है। और जनरली कई सारे इतिहासकारों के द्वारा इसे क्या कहा जाता है? सातवाहन वंश कहा जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें आ रही हैं, ठीक है। यहां तो सैंपल के तौर पर किताबें दी गई हैं, बहुत अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग एग्जाम के लिए किताबें आ रही हैं दोस्तों। तो उन किताबों को आप जरूर परचेज करिए, वेबसाइट पर विजिट करिए, एप्लीकेशन विजिट करिए, वहां आपको किताबें दिख जाएंगी। देखिए बिना किताब की स्टडी कैसी? और मैं कह रहा हूं अगर किताब खरीदते हैं तो एक मौका दीजिए स्टडी 91 को। आप स्टडी 91 की किताबें भी पढ़िए, औरों की किताबें पढ़िए, आपको हमेशा कुछ नया कंटेंट मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की चीजों को। लिख रहा सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों कि इसके समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? तो देखिए दो साहित्यकारों का नाम मिलता है। कितने साहित्यकारों का नाम मिलता है? दो साहित्यकारों का नाम मिलता है। एक राजा है, ठीक है, राजा हाल, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि खाली राजा इनके नाम के आगे लगा है, राजा है, वाकई में राजा है, राजा हाल। और एक साहित्यकार का नाम है गुड़ाढ़, ठीक है, गुड़ाढ़। ये दो साहित्यकार मिलते हैं किसके समय में दोस्तों? सातवाहनों के समय। एक और आगे सवाल दे रहा है कि राजा हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की? जी हां दोस्तों, यहां पर देखिए जो हाल लिख रहा है ना, तो हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहा है, ये राजा है। राजा हाल ने दोस्तों कौन सी पुस्तक की रचना की? तो याद रखिएगा इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। क्या नाम है दोस्तों? गाथा सप्तशती। जी हां दोस्तों, गाथा सप्तशती नाम है। इसी तरह से जो गुड़ाढ़ थे उनके द्वारा दोस्तों कौन सी रचना किया गया? तो याद रखेगा बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश, ठीक है, बृहत कथा कोश। इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा हो जाएगा सवाल, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए अगर यहां पे समय मैंने जरूर बता दिया, लेकिन यहां राजा हाल के दरबार में ना दो लोग थे। ये जो गुड़ाढ़ थे दोस्तों, ये एक्चुअली में राजा हाल के दरबार में रहते थे। और इसी में दोस्तों एक और रचना मिलती है हमें, एक और बहुत फेमस व्यक्ति है सर्ववर्मन, ठीक है, सर्ववर्मन ने रचना किया दोस्तों कातंत्र की रचना किया। जी हां दोस्तों, कातंत्र एक पुस्तक का नाम है। जैसे पंचतंत्र पढ़ते हैं ना, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, ठीक है। हालांकि विष्णुगुप्त कहा जाता है, कुछ लोग इस विष्णुगुप्त को चाणक्य वाले से जोड़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सुना होगा, वो अलग है, ठीक है। ये कातंत्र है और कातंत्र की रचना किसने किया था? सर्ववर्मन ने किया था। परीक्षा में बार बार आता है। यहां देखिए हम लोग ऐसे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सके, ऐसे सवालों पर ही चर्चा हो रही है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, जो गाथा सप्तशती थी इसमें राजा हाल ने प्रेम का वर्णन किया, ठीक है। राजा हाल के द्वारा प्रेम विवाह का वर्णन किया गया। किसके बारे में बताया गया दोस्तों? प्रेम विवाह के बारे में बताया गया। और किससे प्रेम के बारे में बताया गया दोस्तों? तो याद रखेगा इसमें देखिए राजा हाल का जो प्रेम विवाह हुआ था वो श्रीलंका की रानी थी, श्रीलंका की
राजकुमारी, रानी नहीं, श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती, क्या नाम था दोस्तों? लीलावती, ठीक है, लीलावती, ठीक है। ये उनकी प्रेम लीला है जो गाथा सप्तशती में बताई गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखेगा, प्लस साहित्यकारों के नाम तो आप अवश्य याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, सातवाहन शासकों के बारे में बहुत जगह जानकारी मिलती है। जैसे आप ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में सुना होगा आपने, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सुना होगा, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। या मैं कह दूं आपने मत्स्य पुराण के बारे में पढ़ा होगा, आपने वायु पुराण के बारे में पढ़ा होगा, आपने विष्णु पुराण को सुना होगा, आपने ब्राह्मण पुराण के बारे में सुना होगा, ब्राह्मण पुराण, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब वह ग्रंथ हैं जिसमें किसके बारे में बताया गया है? जिसमें सातवाहन शासकों के बारे में बताया गया है, ठीक है। सातवाहन शासकों के बारे में इन पुराने पुराने ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, ठीक है, इन ग्रंथ में बातें लिखी गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार आता है। आगे देखिए, लिख रहा सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी होती थी दोस्तों? तो याद रखेगा इनके समय में ज्यादातर मुद्रा शीशे की धातु की बनी थी। किससे दोस्तों? शीशे की धातु से बनी हुई मुद्रा थी दोस्तों, तो ठीक है, या शीशे से बनी हुई मुद्रा, ठीक है, शीशे की मुद्रा, शीशे की मुद्रा जी हाँ दोस्तों इस्तेमाल की जाती थी। जनरली हम लोग पढ़ते हैं सोना चांदी तांबा की मुद्रा, लेकिन सातवाहन वंश में दोस्तों शीशे की मुद्रा देखने को मिली है। यह आपका एंटीक सवाल हो जाएगा। लिख रहा है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किन शासकों ने आरंभ किया? तो याद रखेगा सातवाहन शासकों के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, सातवाहनों के द्वारा शुरू किया गया। एक चीज और बता दूं, यहां आप खाली ब्राह्मण का नाम क्यों ले रहे हैं? ठीक है, ब्राह्मणों के लिए भी, इसके अलावा दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु, याद रखेगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी दोस्तों यहाँ पर जो है कई सारी भूमियां दान दिया गया, कई सारे गांव दान दिए गए और कर मुक्त गांव दान दिया गया। उनसे कोई अलग से मतलब उस गांव पे टैक्स ही नहीं लगता था, ऐसा होता था। लिख रहा सातवाहनों की भाषा एवं लिपि कौन सी थी? देखिए, अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कौन सी थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन अगर हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अलग अलग थी। जैसे हमें कई जगह पे प्राकृत भाषा देखने को मिली है, कई जगह पे दोस्तों संस्कृत भाषा भी देखने को मिली है, क्योंकि दक्षिण भारत में इनका राजपाट चलता था, तो तमिल भाषा भी देखने को मिली है, तेलुगु भाषा भी देखने को मिली है। तो याद रखेगा भाषा में इन चार चीजों को याद रखेगा। लिपि में दोस्तों आप ब्राह्मी लिपि को याद रखेगा, ब्राह्मी लिपि तक प्रयोग किया जाता था आंध्र सातवाहन वंश में, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिपि क्या होता है? लिखने की स्टाइल को लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह से वो उनके लिए लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। और इसके बारे में हम लोग अशोक के काल से ही लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। लिख रहा किस क्षेत्र में अजंता शाखा सातवाहनों से प्रारंभ होती है? देखिए, अजंता खास करके गुफा है, और मैं आपको बता दूं एक बार, ठीक है, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा दो ऐसी गुफाएं हैं दोस्तों जो जिसके बारे में अक्सर करके आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, यहां पर जो पुरानी और नई दो तरह की गुफाएं हैं, पुरानी और नई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पुरानी गुफाओं की बात करूं, ठीक है, पुरानी गुफाओं की बात करूं तो उन गुफाओं में दोस्तों याद रखेगा सातवाहनों के काल के दोस्तों चित्रकारी देखने को मिलता है, ठीक है, सातवाहनों के समय की चित्रकारी देखने को मिलता है। और अगर हम दोस्तों यहां पर अजंता में कहें कि अजंता में ढेर सारी गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो अजंता मतलब कोई नहीं जानता, यानी गुप्त, ठीक है। तो गुप्त शासकों के द्वारा दोस्तों अजंता में ढेर सारी गुफा बनाई गई। क्या बनाई गई? गुफा बनाई गई, याद रखिएगा। उसी तरह से एलोरा में कई सारे मंदिर हैं दोस्तों, ठीक है, एलोरा में मंदिर का नाम सुना होगा। वो सब किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों ने वहां पर क्या किया दोस्तों? वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया है, ठीक है। तो ये चीजें जरा ध्यान दीजिएगा। वैसे गुफाएं बहुत पुरानी है, ये गुफाएं सातवाहनों के समय में देखने को मिलती हैं। उन गुफाओं में चित्रकारियां हैं और वो चित्रकारी दोस्तों आज की नहीं दोस्तों, वो यहां से संबंधित है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश, ठीक है, क्योंकि चित्रकारी इनकी देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर और गुफाओं का निर्माण याद रखेगा गुप्त शासकों ने कराया। और इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा में मंदिरों का भी निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा विदिशा। विदिशा तो हम जान गए दोस्तों, विदिशा क्या थी? तो हमने पढ़ा पीछे कि विदिशा सर राजधानी थी। क्या थी? विदिशा राजधानी थी। किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो याद रखेगा विदिशा शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के समय में दोस्तों याद रखेगा शुंगों की राजधानी थी, शुंग के समय में, यहां पे नहीं, ठीक है। लिख रहा विदिशा गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेगा हेलियोडोटस ने, ठीक है, हेलियोडोटस ने दोस्तों याद रखेगा यह स्थापना किया हुआ था। और किसके समय में किया हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा भागभद्र, नौवें राजा भागभद्र के समय में, ठीक है, भागभद्र
के समय में, ठीक है, भागभद्र के समय में यह किया गया था। उस समय शुंग वंश चलता था, ठीक है। लिख रहा है सातवाहन प्रशासन में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासक कौन था? तो याद रखेगा, चाहे जनजातीय क्षेत्रों की बात करें या फिर दोस्तों कई किताबों में ग्रामीण क्षेत्र लिखा हुआ, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र लिखा हुआ है। देखिए अगर हम बात करें अशोक के काल में, तो अशोक के काल में ग्रामीण क्षेत्रों को गांव कहा जाता था और उसके प्रशासक को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहते थे? ग्रामिक। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? चाहे कुमार कहते थे, चाहे हम लोग आर्यपुत्र कहते थे, चाहे हम लोग राष्ट्रिक कहते थे। लेकिन यहां पर अब बदल जाएगा मामला, जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासक होता था उसे हम क्या कहते थे? तो यहां पर याद रखेगा गौलमिक कहते थे, ठीक है, गौलमिक, गौलमिक, ठीक है, गौलमिक, ठीक है, गौलमिक कहते थे। याद रखेगा जनजातीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रशासक होते थे, सातवाहन प्रशासन में उसे क्या कहते थे? उन्हें हम गौलमिक के नाम से जानते थे, याद रखेगा, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, लिख रहा है खजांची के पद पर सातवाहन। खजांची मतलब क्या हो गया दोस्तों? खजांची मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से खजांची। देखिए आज भी बैंकों में जाए तो खजांची होता है जो कैश रोकड़ का काम करते हैं, ठीक है, रोकड़ का काम जो करते हैं, रोकड़ का काम, ठीक है, रोकड़ का काम, रोकड़ मतलब मुद्रा का काम, ठीक है, मुद्रा का काम जो करते हैं। रोकड़ से तात्पर्य क्या है? मुद्रा से है, ठीक है। तो खजांची के पद पर सातवाहन, और आपने तो पढ़ा भी है कि याद रखेगा इस जमाने में मुद्रा क्या थी दोस्तों? तो आपने पढ़ा कि रोकड़, यहां शीशे की मुद्रा देखने को मिलती है, वो भी ज्यादातर मात्रा में, ठीक है। तो लिख रहा है सातवाहन प्रशासन में कौन सा अधिकारी नियुक्त किया जाता था खजांची के पद के लिए? तो उसे हम कहते थे हेरे नेका। क्या कहते थे दोस्तों? हेरे नेका। याद रहेगा आपको, नाम भी नहीं सुना होगा शायद आपने। तो स्टडी 91 ऐसे ही कुछ नए नए रहस्यों को लेकर आपके समक्ष आता है कि आपकी तैयारी में कुछ चार चांद लगे, कुछ नया तो सीखने को मिले। हमने बहुत ओल्ड वर्ल्ड सीखा, कुछ नया सीखिए। लिख रहा है कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन सा था, ठीक है। अब देखिए कलिंग में दोस्तों चेदी वंश की स्थापना हुई थी, और इसके ठीक बाद अगर हम बात करें सातवाहन वंश जब समाप्त हो जाता है तो उसी के दौरान दोस्तों चेदी वंश स्थापित हुआ था। और चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेगा कई जगह पर वर्णित है, इसका नाम है महामेघवाहन। क्या नाम है? महामेघवाहन। जी हाँ दोस्तों, वाहन गाड़ी का नाम नहीं, इसका नाम है महामेघवाहन, ठीक है। और कहा जाता है कि चेदी वंश की राजधानी कहां थी? राजधानी तो कहा जाता है चेदी वंश की राजधानी थी सोथवती। क्या थी दोस्तों? सोथवती राजधानी थी, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में इसी को सूक्तिमती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूक्तिमती का जो वर्णन मिलता है कई जगह पर, वो सूक्तिमती क्या था? वो यही सोथवती था जो चेदी वंश की राजधानी हुआ करती थी। महामेघवाहन याद रखेगा, ये चेदी वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। लिख रहा चेदी वंश से संबंधित किस महान शासक की जानकारी का स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख। जी हाँ दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख जो प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व से संबंधित है, किसकी जानकारी मिलती है? तो खारवेल की जानकारी मिलती है। खारवेल सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था, ठीक है, खारवेल। और ये चेदी वंश कहां चला दोस्तों? चेदी वंश चला है उड़ीसा के समीप। कहां चला दोस्तों? तो चेदी वंश रहा है उड़ीसा के समीप। जी हां दोस्तों, उड़ीसा के समीप चला दोस्तों चेदी वंश, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है किस चेदी शासक ने कलिंगाधिपति मतलब कलिंग का अधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण किया? तो याद रखेगा राजा खारवेल। कौन? राजा खारवेल जो था इसने कलिंगाधिपति की उपाधि दोस्तों धारण किया था। कई जगह पर दोस्तों ये भी मिलता है कि इसने पुष्यमित्र नहीं, क्या नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को हरा दिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कर दिया था दोस्तों? सातकर्णी को हराया था, ठीक है, सातकर्णी को हराया था। ऐसा भी दोस्तों कई सारे अभिलेख में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा कई अभिलेखों में इसके बारे में भी दोस्तों वर्णन मिलता है, ठीक है। लिख रहा नंदराज द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तनुशूली। देखिए नंदराज कौन थे दोस्तों? ये नंदराज वही राजा हैं जिन्होंने अशोक के साथ लड़ाई किया था, ठीक है। और अशोक के साथ कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? कलिंग का युद्ध हुआ था। कौन सा? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 बीसी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 261 साल पहले युद्ध लड़ा गया था। तो ये तनुशूली से कलिंग तक दोस्तों इस नहर का विस्तार किसने कराया था? तो याद रखेगा खारवेल ने ही किया था, ठीक है। खारवेल ही वो राजा था जिसने नहर का विस्तार भी किया था, ठीक है। लिख रहा किस चेदी शासक को भिक्षु भी कहा जाता है, सम्राट भी कहा जाता है, धर्मराज भी कहा जाता है, कलिंगाधिपति भी कहा जाता है, कलिंगाधिपति भी कहा जाता है, ठीक है, कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है, कलिंग चक्रवर्ती,
ठीक है, कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। तो ये सब किसे कहा जाता है, याद रखेगा, राजा खारवेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा खारवेल। और राजा खारवेल का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, तो याद रखेगा वो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी स्पेशल सवाल हैं। और कब आपके 30 सवाल समाप्त हो गए पता नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, पता कैसे चलेगा, स्टडी 91 की खासियत है कि जब कोई बच्चा यहाँ आ जाता है तो रम जाता है अपने में। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग स्टडी करिए। और हम तो एक एक टॉपिक करके लेके चल रहे हैं, इसी तरह से पूरा इतिहास बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अब देखिए एंशिएंट हम लोग करीब करीब समझ लीजिए अब समाप्ति के तरफ है। ठीक है, मुश्किल से 500 साल का इतिहास और आपको पढ़ना है और उसके बाद क्या हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। तो इसी तरह से बातें आगे बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, मजा खूब आएगा। लेकिन लगातार इस सीरीज से बने रहिए। आज तो 21वां दिन था। ठीक है, और कब 21 से 41 पे पहुंचेंगे, 61 पहुंचेंगे, 91 हो जाएगा, पता बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए एक भी दिन की क्लास मिस मत करिए। नहीं देखें तो पहले पीछे का वीडियो जाके जरूर देखिए, आप सभी से निवेदन है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। किताब आ गई है, किताब भी आप परचेज कर सकते हैं, दुकानों से परचेज कीजिए, वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, हमारे अपने वेबसाइट एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह दोस्तों किताबें हैं। कहीं से भी आप जहां से आपको उचित लगे वहां से किताब आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। निवेदन है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि कौन सी क्लास कब दी जा रही है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और पढ़ना शुरू करिए। रेगुलर क्लास में ले रहा हूं इस समय, एक भी दिन छुट्टी नहीं है, कहीं किसी दिन की छुट्टी नहीं है, लगातार क्लास पे क्लास चल रही है, बैक टू बैक। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब परीक्षा आती तब आप लोग हल्ला करते हैं कि सर पढ़ाते नहीं है। परीक्षा के पहले तैयारी किया जाता है। जिस दिन युद्ध करना हो उस दिन युद्ध का कौशल जो प्रशिक्षण नहीं लिया जाता, प्रशिक्षण पहले लेते हैं, युद्ध बाद में किया जाता है। ठीक है, तो आज तैयारी का समय है, तो मन लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, यही निवेदन आपसे। मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो जितना दिन नहीं मानेंगे आपकी सफलता उतने दिन आपसे दूर जाएगी, ये तो मान के चलिए। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, यही आप सभी से निवेदन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।